नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सच में हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार टाइगर अशोक वानखड़े जी जुड़े हैं नागपुर से। वानखड़े जी, आपका स्वागत है सीधू ने सच में। और वैसे बातें तो बहुत हो गई संसद के इस सत्र के आधे सत्र की, बजट सत्र की। आपसे तो हम ये जानना चाहेंगे कि 9 मार्च से फिर से शुरू होगा संसद का सत्र, बजट सत्र। उसमें क्या होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इजराइल जा रहे हैं और इजराइल जाके डिफेंस, काउंटर टेररिज्म और एआई आई बोलते थे ना, आई करते थे वो। अब उनको एआई के बारे में कितना मालूम है वो तो मालूम नहीं, मगर एआई का वो डिडोरा पीटते हैं आजकल। राफेल जहां से खरीदे हैं वो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन से मुंबई में कल मिल रहे हैं। ये क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। ओम बिरला जी, जिनके खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव रखा है, इम्पीचमेंट का प्रस्ताव रखा है, उनको अपना नुमाइंदा बना के बांग्लादेश भेज रहे हैं स्वेलिंगन में। और अमित शाह गुजरात में आकर ये बातें बता रहे हैं कि राहुल गांधी बकवास कर रहा है और लोगों को मिसगाइड कर रहा है, किसानों को उत्तेजित कर रहा है। भैया, ट्रेड डील के बारे में बताओ ना। तो दो तीन सर, चीजें हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे आपने कि 9 मार्च से क्या होगा। बहुत सारे सवाल आपने पूछे। एप्स्टीन फाइल में मोसाद का रोल था। एप्स्टीन इजराइल के लिए काम करता था। अब प्रधानमंत्री इजराइल इसके लिए जा रहे, किसके लिए जा रहे, कवरअप के लिए जा रहे, भगवान जाने। एआई की बात वो करते हैं, यकीनन यदि वो कल ये कहे किसी भाषण में कि बचपन में मैं एआई करता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कई बार उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि बचपन में मैं जब कलकत्ता में आया मेट्रो देखने, तो किसी ने देखा कि भाई जब मेट्रो चालू हो गई कलकत्ता में, वो 35 साल के थे। तो किसी ने कहा कि वो बौद्धिक रूप से शायद बच्चे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि बचपन में मैं गया था। तो मैंने बोला फिर यदि वो 35 साल में यदि वो बुद्धि का लेवल है तो आज भी मुझे बढ़ा हुआ दिखाई नहीं देता। उम्र के साथ शार्पनेस आती है या उम्र के साथ मामले खत्म हो रहे। फ्रांस के साथ सबसे पहले जब यूपीए सरकार ने एक लंबा चौड़ा सौदा किया था, तभी हमने 164 के आसपास राइफल खरीदने का तय किया था। निगोशिएशन प्राइस पे चल रहा था, सरकार गई। इन्होंने जो राइफल हम खरीद रहे थे उसके 3 गुना प्राइस देकर एक छोटा आंकड़ा, मतलब 16-17 खरीद लिए। वो उस आंकड़े को जस्टिफाई करना चाहते थे। अब बाकी बचे हुए राइफल्स उठाने की बात हो रही है या लमसम खरीदने की बात हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ सैंक्शनड जो प्लेन की स्ट्रेंथ है वो और जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमारे पुराने प्लेन रिटायर्ड हो गए हैं, नए प्लेन आए नहीं हैं। सुखोई और राइफल के पहले कोई बड़ा परचेस नहीं हुआ, जो हुआ वो अब ऑब्सोलेट हो गए हैं। तो एयरफोर्स चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी बोला था कि वी आर इन अ डीप शिट। वो बुरी तरह से तेजस के ऊपर नाराज थे कि तेजस तेजस करते हो, कब आएगा आपका तेजस। तेजस की डिलीवरी होनी चाहिए थी, 25 डिलीवरी होनी चाहिए थी, नहीं हुई। तो राइफल तो अब उतने ही पुरानी कीमत में लेंगे, 1/3 कीमत में तो बेचेगा नहीं हो। और ये इतने अंधभक्त कहते कि सुप्रीम कोर्ट तक राफेल पे गए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने राफेल के मामले में 2 टूक बात कही कि राफेल की कीमत तय करना ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। सवाल वो है कि जो राफेल हमको जिस कीमत में मिल रहा था उसकी तिगनी कीमत हमने क्यों दी? क्या ऐसा उसमें जोड़ा गया? क्या राफेल का सोर्स कोड अभी भी हमको मिला?
नहीं। उस टाइम भी बातचीत सोर्स कोड पे थी, इसीलिए हमारे ब्रह्मोस लोड नहीं हो पाए राफेल पे। सोर्स कोड के बगैर वो राफेल क्या करना, क्योंकि हम सरेंडर है हर जगह, तो वहां पे भी सरेंडर है। जो HAL उसका ऑफसेट पार्टनर था पहले डील में, दूसरे डील में अनिल अंबानी कैसे उतरे उसमें, जिसने खिलौने वाला भी प्लेन नहीं बनाया था। जर्मनी में क्या हुआ था, कौन मिलने आया था, क्या डील हुई, कोई कोई कई चीजें चर्चा है, सरकार बात बोलने को तैयार नहीं है। बोलते उससे अलग राफेल है, कोई अलग राफेल नहीं है। अनिल अंबानी के कंपनी के साथ क्यों ऑफसेट किया, क्योंकि वहां के लेबर लॉज इतने स्ट्रिक्ट है फ्रांस के, कि जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यदि किसी के साथ शेयर करती है या कुछ उसको शेयरिंग में किसी कंट्री में जाता है, तो उनको लेबर यूनियन को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है जी। कि हम वहां जॉब वर्क करवा के आपकी छुट्टी नहीं करवाएंगे, ये गारंटी देनी पड़ती है। तो वहां लेबर ने जब लेबर का जो वहां पे एजिटेशन हुआ इसको लेकर, ऑफसेट को लेकर, तब वहां डेसोडल्फ जो कंपनी है राफेल वाली, उसका स्टेटमेंट है, उन्होंने वहां स्टेटमेंट दिया कि हमने ऑफसेट कंपनी भारत सरकार की अनुशंसा पे दी है, और भारत सरकार ने कहा कि भाई वो तो वो कंपनी तय करे, हम कौन होते हैं अंबानी को बोलने वाले। मतलब वो जो राफेल बनाती है वो इतनी बड़ी सुपर पावर ही मानता हूं मैं, और एरोप्लेन में तो फ्रांस का बहुत बड़ा नाम है, फ्रांस और जर्मनी का। वो लोग ये नहीं समझ पाए कि जिसने कभी जीवन में खिलौने वाला प्लेन नहीं बनाया उसके साथ ऑफसेट कर ली, कैसी कर ली। ऐसी बात अडानी को, गौतम अडानी को जो प्रोजेक्ट देना पड़ा लंका में, वहां तो बाकायदा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए कि भारत सरकार बहुत इंसिस्ट कर रही थी इसको काम देने के लिए। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कमीशन वो तो चेयरमैन अभी ने राफेल हमको चाहिए, मैं इस पे बोलूंगा नहीं, क्योंकि राफेल हमारी जरूरत है, हमें प्लेन चाहिए। हम 5th जनरेशन के प्लेन हमारे पास हो जाते यदि हम रशिया के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करते। और वो इस सोर्स सरकार कोड ने देने के लिए तैयार था। सोर्स कोड नहीं, वो तो मैन्युफैक्चरिंग देने को तैयार था भारत को, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, तब उनको नया कुछ करना था साहब को, तो रशिया को छोड़ अमेरिका से दोस्ती करेंगे। अमेरिका से रोज जूते खा रहे, वो इजराइल उनको क्या जाना जरूरी था, बिल्कुल नहीं। यहां पर राफेल तो सौदा होना ही था। पूरी सरकार कह रही है कि राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं, मूर्ख है। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने तो कहा कि स्वामीनाथन तुमने नहीं लगाया, हमने स्वामीनाथन का रिपोर्ट लगाया, ये किया वो किया। उसका ट्वीट सुनने लायक है। हम बार बार जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं वो हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले उठाए थे। एक ट्रेड डील जिस दिन आई उस दिन मैंने कहा था, अमेरिका क्या एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका क्या बेचना चाहता है, पहले ये देखे। अमेरिका हमको जबरदस्ती बेचना चाहता है, लेकिन क्या बेचना चाहता है ये देखना है। तो क्या था, अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या है, मक्का है, सोयाबीन है, कॉटन है, ट्री नट्स है और मीट है। ये उनके पहले 5 प्रोडक्ट है। राइट। उसमें सोयाबीन तेल तो हमारे यहाँ 0 पे आएगा, GM का तेल आएगा। हमारे यहाँ नॉन GM का क्रॉप उससे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, हमारे किसान मर जाएंगे। हमारे यहाँ जो एक्सट्रैक्शन प्लांट है, करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वो बंद पड़ जाएंगे। क्योंकि आपको मूंगफली या किसी का भी तेल निकालने के लिए उसको प्रेस करके तेल निकालते हैं, एक्सपेल करते तेल उसमें से। लेकिन ये जो है सोयाबीन का, इसका एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है। उसके बाद हम डीऑयल्ड केक एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा वो एक्सपोर्ट चला जाएगा। डीऑयल्ड केक भी हम एक्सपोर्ट नहीं, जब सोयाबीन ही नहीं होगा तो डीऑयल्ड केक कहां से होगा। सोयाबीन का जो कंटेंट है, सोयाबीन का जो परसेंटेज ऑफ ऑयल है वो 18% है, 18। 2% मॉइस्चर एंड अदर लॉसेस बोलते हैं, और बाकी 80% जो है वो DOC है, डीऑयल्ड केक, जो हम एनिमल फीड में भी यूज करते, प्रोटीन सोर्सेज में भी यूज करते, कई जगह यूज करते, वो सारा चला जाएगा। कॉटन तो आपने उसके पहले अलाउ कर दिया 0 डिग्री पे, 0। तो मेरे यहाँ कॉटन आएगा तो मेरा लोकल कॉटन वाला क्या करेगा। उसके बावजूद हम सोचते थे कि चलो वो कॉटन करेंगे तो हम बांग्लादेश को बेचेंगे, बांग्लादेश को लॉजिस्टिक नजदीक पड़ता है भारत से।
अब अमेरिका ने बांग्लादेश को कहा कि यदि तुम हमारा कॉटन खरीदोगे तो उससे बनने वाला कपड़ा हम जीरो टेरिफ पे बुलाएंगे, हमारे यहाँ देंगे। तो वो वहां का हमारा मार्केट भी गया, कपास भी हम मर गए, सोयाबीन हम मर गए। मक्के का उपयोग अमेरिका में क्या होता है, वो मक्के की रोटी और सरसों का साग नहीं खाते। मक्का उनके यहाँ पोल्ट्री फीड, एनिमल फीड में जाता है, और मेजर मक्का उनके यहाँ एथेनॉल में जाता है। तो हम एथेनॉल भी खरीद लेंगे उनसे, ठीक है। अब जब मक्के से एथेनॉल निकालते हैं तो उसमें जो पीछे रहता है खली जैसा, जिसको DDGS कहते हैं, वो प्रोटीन रिच होता है, वो भी हमारे भारत में आएगा। मतलब मक्का भी आएगा इनडायरेक्टली एथेनॉल और DDGS की वजह से। जी, ट्री नट तो एग्रीमेंट में है। हम सिंपल सी बात पूछ रहे हैं उनको, सोयाबीन तेल क्या हमारे सोयाबीन को नहीं मारेगा? बस इतना बता दे। क्या कॉटन हमारे किसान को नहीं मारेगा? इतना बता दे। सवाल ये है, तू मुद्दे की बात कर। राहुल गांधी झूठ बोलता है, राहुल गांधी को पता नहीं है। कृषि मंत्री कहता है कि हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट करे, हम 1.5 गुना ज्यादा किसान को दे रहे हैं। मैं कृषि मंत्री को मैं चैलेंज करता हूँ, आपके प्लेटफॉर्म से मैं चैलेंज करता हूँ कृषि मंत्री को। मेरी अपनी निजी, हमारी परिवार की 8 एकड़ जमीन है गांव में, गांव का नाम कोलवाई है, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में, और हम सब चाचा भतीजे जितने भी हैं सबके नाम है उस पर। मैं सबसे परमिशन लेके आपको, आपके चैनल से चैलेंज देता हूं। वो 8 एकड़ जमीन मैं शिवराज सिंह चौहान को देता हूं। उस 8 एकड़ पे कोई भी उपज उगाए और 1.5 कीमत में बेच के दिखाए कि 1.5 गुना तुमको ज्यादा होता है, मैं जीवन भर नौकरी करूंगा उनके यहाँ। नहीं, मुल्क बना इनका बेटा तो फूल की खेती करता है, एग्जॉटिक खेती होती है इनके यहाँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोयाबीन स्टेट का चीफ मिनिस्टर रह चुका है 3 बार। मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट बोलते हैं। यदि सोयाबीन स्टेट का चीफ मिनिस्टर सोयाबीन के बारे में नहीं जानता, ये दुर्भाग्य है इस देश का। हमारे वाणिज्य मंत्री कहते हैं झूठ झूठ और झूठ, तो फिर सच क्या है ये बता। हाँ। एक गिरिराज सिंह तुम्हारे यहाँ मंत्री है, वो कहता है कि तो अभी तो एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। किसकी बात कर, अभी तो बात ही चल रही है एग्रीमेंट की। प्रधानमंत्री एग्रीमेंट हो गया करके बधाई देते हैं। ट्रम्प कह रहा है। मैंने वही तो कहा, ट्रम्प कहता है एग्रीमेंट हो गया, हम कहते हैं एग्रीमेंट हो गया। ट्रम्प पहला ड्राफ्ट देते हैं, हम बोलते पहला ड्राफ्ट आ गया। ट्रम्प फैक्टशीट देते हैं, हम बोलते फैक्टशीट आ गई। ये बोलते हैं हमने देखो 50 पे 18 पे लाए। अरे मूर्खों, किसको बना रहे हो तुम? वो 2.5% था। अमेरिका में जब हम कोई माल भेजते थे तो 2.5% ड्यूटी लगती थी। 2.5 की ट्रम्प ने 25% कर दी, क्योंकि उसको ये लगा कि रेसिप्रोकल टेरिफ के नाम पे, और 25% और लगा दी रशिया के नाम से, तो 50% हो गई। हम 2.5 से 50 आ गए। अब 50 से 18 आने पे बताते हो कि हमने मास्टर स्ट्रोक खेला। तुमसे ज्यादा मूर्ख नहीं है। कौन सा इंटरनेशनल इंटर पॉलिटिकल साइंस में मैथमेटिक्स सिखाया? जरा ढूंढ लीजिए उस मैथमेटिक्स के लेक्चरर को, मैं उनको चरण वंदन करना चाहता हूं उसका। उसके बाद हमारे यहाँ माल आता था तो 18% मिलता था हमको, हम 0% दे रहे हैं उनको। हम 18, वो 2.5, अब वो 18, हम 0, और बोले भारत ने मास्टर स्ट्रोक किया और भारत ने ऐसा किया और वैसा किया। कहां किया? आज कपास का रेट टूटा पड़ा हुआ है। मक्का का रेट जो MSP है 2400 रुपए, मक्का आपको 1100 रुपए क्विंटल कितना चाहिए मुझे बताइए। सोयाबीन हमारे यहाँ 6000 रुपए क्विंटल का रेट दूंगा, ऐसा प्रधानमंत्री विधानसभा चुनाव में घोषणा करके गए थे। आज सोयाबीन 3035 रुपए में मार खा रहा है। कहां से करेंगे? अशोक जी, ये मूर्खी बनाते रहेंगे क्या 9 मार्च के बाद भी? 9 मार्च के बाद भी मूर्खी बनाते रहेंगे। पहले जो अविश्वास प्रस्ताव 2 आ रहे हैं, एक तो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है स्पीकर पे, और एक इम्पीचमेंट मोशन आ रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर से। अब इसमें दोनों में लोचा है कि वो अभी प्रस्ताव स्वीकार ही नहीं, मतलब लेटर गया है, अब वो कमिटी तय करेगी कि ये प्रस्ताव लाने लायक है कि नहीं है।
प्रस्ताव पे क्या चर्चा ये होने देंगे कि नहीं ये भी पता नहीं, क्योंकि आंकड़ा सरकार के पास है। ना स्पीकर का प्रस्ताव पास होगा ना इम्पीचमेंट होगा, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं। लेकिन इस प्रस्ताव पे चर्चा होगी तो बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड पे आएगी, बहुत सारे कुकर्म सामने आएंगे। क्या इसका जवाब देंगे? विपक्ष ने एक बार मणिपुर पे चर्चा करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया था। प्रधानमंत्री मणिपुर छोड़ के सब बातों पे बात करते रहे। बुक पब्लिश नहीं हुई कैसा बताया, नरवणे की बुक पब्लिश नहीं हुई कैसा नहीं बताया। अरे तुम ये बताओ कि ये बुक पब्लिश क्यों नहीं हुई? 2023 से 26 तक आप उस किताब के परमिशन पे क्यों बैठे हो, ये बताइए पहले। आप नहीं बता पाएंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत खराब है और देश ऑलरेडी सिविल वॉर के मोड में डाल दिया है उन्होंने। वहां किसान आंदोलित है अमेरिकन ट्रेड डील से, वहां मजदूर आंदोलित है क्योंकि वो जो लेबर लॉज में रिफॉर्म्स लाए उसकी वजह से, वहां स्टूडेंट आंदोलित है यूजीसी की वजह से, एसआईआर को लेके लोग परेशान हैं, बाकी आंदोलन चल रहा है, आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं। आज फिर आंकड़े आ गए, महंगाई फिर बढ़ी है, तो रिलीफ कहां है? रुपया लगातार गिर रहा है। जो हम पहले रुपए में तेल लेते, तेल जो हमारा क्रूड ऑयल हम इंडियन रुपये में डील करते थे, अब हमको अमेरिका से तेल लेना मतलब डॉलर देना पड़ेगा। जितना डॉलर हम ज्यादा निकालेंगे उतना रुपए की कीमत और गिरेगी नीचे। क्या डॉलर 100 रुपए क्रॉस करेगा या डॉलर 125 तक पहुंचेगा, किसी को पता नहीं। जब यूपीए सरकार थी तो डॉलर की कीमत बढ़ती थी, रुपया गिरता था, देश की प्रतिष्ठा गिरती थी, तब रुपया गिरता था। अब हमारी वित्त मंत्री बोलती है रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर चढ़ रहा है और अंधभक्त ताली बजाते हैं। नहीं अशोक जी, सवाल ये हो रहा है एक कि इतना कुछ हो रहा है, बावजूद इसके उन्होंने सब मिनिस्टरों को, भाजपाइयों को बकवास करने पर लगाए हैं और सभी माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। हमारा मीडिया मरा हुआ है। देश में जो महत्वपूर्ण काम है उस पर कोई बात नहीं हो रही है, देश की समस्याओं पे बात नहीं हो रही है। हर जगह मास्टर स्ट्रोक। अभी देखिए कल मुंबई में मिलेंगे तो बोलेंगे मास्टर स्ट्रोक इतने सारे रैपिड खरीदे। देखिए आप, अभी ममता ने 1500 रुपए युवा शक्ति के नाम से हर बेरोजगार को देने का घोषणा की है। पूरा बीजेपी टूट गया, टूट के पड़ गया कि ये तो प्रलोभन दे रहे हो, पॉपुलिस्टिक कर रहे हो, इससे लोगों का भला होगा क्या? बिहार में क्या किया, महाराष्ट्र में क्या किया, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश क्या कर रहे हो? आज तमिलनाडु ने 5000 रुपए हर महिला के अकाउंट में ट्रांसफर करने की घोषणा कर दी। अरे जो जिस टूल किट से आप चुनाव जीतने की बात करते हो वही रिपीट कर रहा है विपक्ष। क्या कर लोगे? अब आपको पैसे कहां से लाएगा ये सवाल पूछते हैं। महाराष्ट्र में कहां से लाए पैसे आपने? वहीं से वो लाएंगे। तिजोरी खाली है। $205 लाख करोड़ के ज्यादा कर्जा है देश पे। देश पस्त है और साहब मस्त है। तो कुल मिलाकर बहुत हालत पतली है। वो स्पीकर को इसीलिए भेजा उन्होंने, ये बताने लेके, मैसेज देने के लिए कि स्पीकर को प्राइज है वो, जो स्पीकर ने रोल अदा किया पिछले सेशन में उसका बख्शिश है कि जाइए आप देश को रिप्रेजेंट करिए बांग्लादेश। ये हमारे यहाँ लगातार मतलब अब अति हो गई कि अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर जोर से बोलने का प्रयास कर रहे हैं। झूठ कौन बोल रहा है?
चंद सवाल है, उस सवाल के जवाब दो, खत्म। आप बता दो सोयाबीन तेल आने के बाद भी हमारा सोयाबीन कैसा बिकेगा। महाराष्ट्र में एमएसपी पे सोयाबीन लेने के लिए गवर्नमेंट ने नया एसओपी रिलीज किया है, और वो ये है कि कोई भी किसान अपने 2.5 एकड़ का ही सोयाबीन बेच सकता है। 2.5 एकड़ से ज्यादा सोयाबीन इसके पास है तो फिर एमएसपी नहीं मिलेगी। ये तो एमएसपी पे कंडीशन नहीं थी। 2.5 हेक्टर 2.5 हेक्टर तक का सोयाबीन हम लेंगे, बाकी बाहर बेचो। मैं पूछ रहा हूं, सोयाबीन ले भी लोगे सरकार तो सोयाबीन का करोगे क्या? तेल निकालोगे? सोयाबीन का तेल अमेरिकन तेल के सामने डबल कीमत में होगा। वो लॉस कौन बुक करेगा? सरकार बुक करेगी, मतलब टैक्स पेयर पैसा देगा। किसानों का सोयाबीन खरीदी करने के लिए हमने 1 लाख करोड़ रुपए का लॉस उठाया। वो 1 लाख करोड़ रुपए का लॉस इसलिए है क्योंकि आप अमेरिका का तेल आने दे रहे हो 0% पे। वो कहते हैं कि हमने इस पे कोटा तय किया, उस पे। तो भाई कम क्लीन, लेट द नेशन नो व्हाट द एग्रीमेंट इज। यस, द ट्रेड डील हैज बीन फाइनलाइज्ड। सबसे पहले मोदी जी को अपने कैबिनेट मंत्रियों को बताना चाहिए कि ट्रेड डील हो गया रे भाई, समझा करो। गिरिराज सिंह अभी भी कह रहे कि ट्रेड डील हुआ ही नहीं, जबरदस्ती चिल्ला रहे हो। कहां हुआ ट्रेड डील? अभी तो बातचीत चल रही है। एक जन कह रहा है बातचीत चल रही है, एक जन कह रहा है बधाई है, एक जन कह रहा है कि ये नहीं आ रहा है, एक जन कह रहा है वो आ रहा है। भ्रम और भय, ये 2 शब्द है नरेंद्र मोदी और टीम के पास। और भ्रम और भय, एजेंसियों का भय और मतदाताओं को भ्रमित रखना। सब लोग राहुल गांधी को मूर्ख है ये बताने पे लगे हैं। राहुल गांधी कैसे मूर्ख है ये बताइए ना। राहुल गांधी तो बोलते हैं कि आपने सरेंडर कर दिया, देश को बेच दिया, तो वो पॉइंट बाय पॉइंट बता रहे हैं। सोयाबीन में ये हो रहा है, जीएम का ये हो रहा है, ये डीजी ये हो रहा है, कॉटन का ये हो रहा है। वो तो पॉइंट बाय पॉइंट बता रहे हैं। आप भी बताइए कि राहुल गांधी मूर्ख कैसे हैं। गजब। नरवनी की किताब क्यों नहीं पब्लिश हो रहा है? कारण बता दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। सही बात। बैठ गए आप किताब पे। सर कुल मिला के होना क्या है इस संसद के सत्र कुछ नहीं है। संसद का सत्र नहीं चलेगा, या ऐसे ही चलेगा हंगामे पे, और बजट पास हो जाएगा बिना हाँ डिस्कशन। हाँ, सरकार ही चाहती है डिस्कस ना हो। जितना डिस्कस होगा ये सरकार की ही प्लानिंग है। जब पार्लियामेंट ठीक चलने लगती है, तेजस्वी सूर्या हो गए, निशिकांत दुबे हो गए, इनको छू कर देते तो ये बोलना शुरू कर देते अंड बंड, फिर विपक्ष हमलावर हो जाता है, फिर डिरेल हो जाता है 1 सप्ताह के लिए, फिर बड़े मुश्किल से कंट्रोल में आ जाता है, तो फिर ये कुछ बोल देते हैं। ये पूरा सेशन की शुरुआत डिरेल होने की तेजस्वी सूर्या ने की, उसको तड़का निशिकांत दुबे ने दे दिया। सही बात। सरकार को, मुझे याद है सुषमा स्वराज जी का स्टेटमेंट, तब हम तो पार्लियामेंट कवर करते थे सुखराम के टाइम पे। सुषमा जी ने कहा कि सदन चलाना सरकार का काम है भाई, विपक्ष का काम नहीं है। तो आज सरकार बोलती है कि विपक्ष सदन चलाए। तेजस्वी सूर्या उस दिन कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही और भ्रष्ट, वो राष्ट्रद्रोही नहीं कहते, गद्दार नहीं कहते, तो राहुल गांधी नरवणे की किताब नहीं उठाते, बवाल नहीं होता। उस दिन यदि वो वाहियात बातें नहीं करता, इंदिरा जी से लेके राजीव तक जो बातें उन्होंने की नेहरू के बारे में, निशिकांत दुबे ने, तो कांग्रेस महिला आंदोलित नहीं होती, प्रधानमंत्री डर के मारे भाग नहीं जाते। ये क्या हो रहा है? मगर प्रधानमंत्री यहां पर उत्तर नहीं दे रहा है, पीटीआई को इंटरव्यू दे रहा है, अपने पीएमओ की वेबसाइट पर डाल रहा है, पत्रकारों से नहीं मिल रहा है। ना 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 ना, उनका बड़ा अजीब है।
लोग कहते कि प्रधानमंत्री को गाना, उदाहरण के तौर पे प्रधानमंत्री को बोलना नहीं आता, प्रधानमंत्री आए बाहर और बोल के दिखाए। प्रधानमंत्री 4 दरबारी को बुला लेते हैं और वो दरबारी बाहर जाके बोलते हैं बहुत अच्छा बोला साहब ने, बहुत अच्छा बोला साहब ने। अरे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, चौराहे पे नचाओ, पार्लियामेंट में जवाब दो एक एक बात का। वो बोले पीटीआई के इंटरव्यू में कि मैं कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकते। जब तक ये देश पूरे 100% बर्बाद नहीं होगा तब तक संतुष्ट नहीं होंगे वो। देश पे 200 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा हो गया, वो संतुष्ट थोड़ी है, उनको 500 करोड़ लेके जाना है। अभी किसान ने मरना शुरू कर दिया, अभी तो बहुत सारी फसलें हैं जो मार्केट खोल देना है अपने को ताकि किसान पूर्ण रूप से मर जाए। जैन जी जो है उनको उलझा दिया है यूपीएससी में, आपस में लड़ रहे हैं सब, सवर्ण और बैकवर्ड। जब तक ये पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो जाता, इस समाज का पूरा ताना बाना जो है वो खत्म नहीं हो जाता, ये देश टुकड़ों में नहीं बट जाता, या हर इंसान एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं हो जाते, तब तक प्रधानमंत्री संतुष्ट नहीं हो जाते। सर देश की इसके मायने मैंने ये निकाले। देश की जनता ये समझती नहीं है क्या? समझती करती क्या, करेगी क्या? मैंने क्या बोला, भ्रम और भय। कुछ लोग भ्रम में हैं और कुछ लोग भय में हैं। आज आप कुछ बोल दोगे तो भाई, एक मराठी आदमी पाटिल डॉक्टर, ही इज अ रेसिडेंट ऑफ लंदन, वहां का वो सिटीजन है, वो एक शादी में आता है, वो एक पोस्ट लिखता है फेसबुक पे कि एप्स्टीन में भाई सरकार ने कोई जवाब तो देना चाहिए। उस पोस्ट पे पुलिस उनको उठा लेती है और उन पे आरोप लगाती है कि ये देश को तोड़ने, देशद्रोही, देश को झगड़ा करने, देश को टुकड़े करने आया था। और वो लुकआउट सर्टिफिकेट जारी है, वो हाईकोर्ट चक्कर काट रहा है, हाईकोर्ट के नहीं मिल रहा है। हमारे चीफ जस्टिस जब उनके सामने केस जाता है चुनाव का कि आसाम में चुनाव है साहब और ये देखो ये हिंदू मुसलमान कैसा करता है, तो वो बोलते चुनाव के पहले गोली मारने की बात कर रहा है। तब नहीं, इसी बेंच का, यही बेंच है वो, तब इसी बेंच ने कहा कि ये चुनाव का आंकड़ा मत बनाइए हमारे सुप्रीम कोर्ट को, चुनाव के पहले सब ऐसे कोर्ट भागने आते हैं। ठीक है भैया, चुनाव के बाद पी के गया कि साहब पूरे चुनाव में वायलेशन हुआ कोड ऑफ कंडक्ट का, चलते चुनाव में 10,000 रुपए बांट रहे थे। तब इसी बेंच ने कहा कि चुनाव हार गए हो इसलिए आ गए हो, चुनाव के पहले नहीं आ सकते, चुनाव के बाद नहीं आ सकते, तो फिर आप हमको बता दीजिए कि हम आएंगे कोर्ट में ये बताने के लिए साहब हमने एक रिट पिटीशन फाइल की है। क्या आपके सामने जोर जोर से नारे लगाने चाहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही भगवान है, मोदी ही सब कुछ है और ये सरकार विश्व की सबसे बड़ी सरकार है, बस ये नारे लगाने के लिए आपके पास आए हैं। राहुल गांधी ने जैसे कहा था स्पीकर को, बताइए ना आप मुझे क्या बोलना है, कुछ बोल नहीं सकता तो। अर्णव गोस्वामी के लिए रात को 12 बजे कोर्ट खुलता है और यहां हिंदू मुसलमान हो रहा है, लेकिन कोर्ट बोलता है नहीं। बहुत बोलता है कि हाईकोर्ट की इज्जत रखो, हाईकोर्ट के इससे हाईकोर्ट इससे कमजोर हो जाएगा। अरे आपका हाईकोर्ट बचा कहां माय लॉर्ड? आपके हाईकोर्ट के जजेस कहते हैं कि ये देश कानून से नहीं बहुमत से इससे चलेगा, जिसकी जाति जो मतलब बहुसंख्यक लोगों के हिसाब से चलेगा। आप उसको बोलते हो कि इस्तीफा दो, बोलता नहीं दूंगा जा। ये हाईकोर्ट है, इन्हें हाईकोर्ट को आपने 10 बार कहा कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, आप हाईकोर्ट को डांटते रहते हो, देश सुनते रहता है और उसके बाद कहते हो कि हाईकोर्ट कमजोर हो गए। अरे जब सुप्रीम कोर्ट ही लड़खड़ा रहा है तो हाईकोर्ट कहां जाएगा? सही बात। सर हम तो बहुत दुविधा में हैं, देश का क्या होगा? दुविधा नहीं हरि भाई, मैं कहता हूं कि हम सिर्फ बोलने से, हम देखिए जो काम जिसका है वो करते रहना चाहिए, तभी संविधान और लोकतंत्र बना रहेगा। यदि हम संविधान में विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र बनाए रखना चाहते हैं
तो हमको ये लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, चाहे लोग सुनते हैं नहीं सुनते हैं। 3 लोगों ने भी सुना तो ठीक है, 3 लाख लोगों ने सुना तो भी ठीक है। सही बात। लेकिन ये यही भय दिखा दिखा के यही प्रयास करते हैं कि हम चुप रहे, ताकि इनके कुकर्मों का ये जो नाला है वो बहता रहे। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, बोलते रहूंगा, बोलना है, बोलते रहेंगे, सच्चाई लोगों के सामने लाते रहेंगे। महात्मा गांधी जब आए थे इस देश में अकेले थे जी। और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, जिनका सूरज अस्त नहीं होता था जिनके साम्राज्य पे। तब महात्मा गांधी ने ये नहीं सोचा कि कैसे करेंगे। महात्मा गांधी अकेले निकल गए, कारवां बनता गया, लोग जुड़ते रहे। मगर ये तो गौडसेवादियों ने अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया है गुजरात में भी। हम हमेशा कहते हैं सरदार और गांधी के वंशज हैं, फिर वो तो गौडसे के वंशज होने लगे हैं अभी। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। ऐसी प्रवृत्तियां हर युग, कभी रावण के रूप में, कभी रूप में हमेशा आई है। और उसका दमन करने के लिए भगवान ने भी सामान्य इंसान का ही रूप लिया है, नॉन बायोलॉजिकल नहीं। सही बात है अशोक जी, आज आपने बहुत गहन बातें कही, विस्फोटक बातें कही, देश के हित में बातें कही, लोगों के हित में बातें कही, और लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के लिए हमें तो बोलना ही होगा। हम तथ्यों के आधार पर, सत्य के आधार पर बोलते रहेंगे। हम गांधी सरदार के वंशज हैं, गॉडसे के नहीं। बिल्कुल। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।